हेसोंग के इन सारे सवालों के बदले वो आदमी जवाब देता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे पहले आया था और मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं तुमसे कई ज्यादा स्ट्रांगर हूँ। अगर तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी मेरे जितने स्ट्रांग हो जाओगे। दूसरा वो बताता है कि मैं तुम्हें हर जगह इसलिए ढूंढ लेता हूँ क्योंकि हम जैसे लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा आसान होता है। तभी हेसोंग पूछता है कि मुझे काफी दूर दूर की आवाजें भी अच्छे से सुनाई पड़ती हैं और कभी कभी मेरे देखने का नजरिया भी बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। वो आदमी बताता है कि हाँ, हम लोगों में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो कि नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं होती। वो हेसोंग को एक हॉस्पिटल लेकर जाता है और एक पेशेंट के सामने खड़ा होकर बोलता है कि ये मेरा बेटा है। वो पेशेंट 80 साल का होता है। हेसोंग सरप्राइज लगता है तो तभी वो आदमी बताता है कि मैं तब मर चुका था जब मेरा बेटा तुम्हारी एज का था और जब मैं वापस आया वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में मुझे मिला। मैंने उसे पहले बहुत ढूंढने की कोशिश की पर फाइनली जब वो मुझे मिला वो ऑलरेडी 80 साल का हो चुका था और उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। मेरा बेटा जब केवल 19 साल का था तभी मैं मर गया था। उसकी ये कहानी सुन के हेसोंग को बहुत बुरा लगता है। जब हेसोंग घर पहुंचता है उसे दूर से ही जुंगवॉन बताती है कि उसका भाई हे चॉल पुलिस स्टेशन में है। वो दोनों जब पुलिस स्टेशन जाकर देखते तो पता चलता है कि हे चॉल ने 2 आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा है। जुंगवॉन अपने ही स्टाइल में दोनों से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है ताकि वो उसे माफ कर दे और हे चॉल को जेल से वो दोनों छुड़ा ले। हे चॉल बार बार कह रहा होता है कि मैंने इन दोनों को बिल्कुल नहीं मारा पर कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा होता है और जिस जगह पे ये चीज हुई थी वहां पे तो सिक्योरिटी कैमरा तक नहीं था। तभी हे बॉन्ग को याद आता है कि यहाँ कोरिया में कार पे कैमरास इंस्टॉल होता है तो शायद उस पर कुछ रिकॉर्ड हुआ हो अगर आप दोनों ने लड़ाई की है तो। हे बॉन्ग उनकी कार में वो मेमोरी कार्ड ढूंढने जाता है और उसके पीछे ये दोनों फुसफुसाने लगते हैं कि उसने मेमोरी कार्ड चुपचाप से कार की सीट के नीचे छुपा दिया है। अब जैसे कि हेसोंग की सुनने की पावर काफी तेज हो चुकी है वो ये बात सुन लेता है। वो हे बॉन्ग को जाके ये बात बताता है और हे बॉन्ग को जो मेमोरी कार्ड पहले नहीं मिला था वो उनकी सीट के नीचे मिल जाता है। वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चलता है कि हे चॉल ने तो उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं मारा है जबकि वो उन दोनों की गलती थी और वो दोनों खुद गिरे थे। हे बॉन्ग हे चॉल को छोड़ देता है और उन दोनों को जेल में डाल देता है ये कह के कि अब उन पे कार्रवाई होगी। फाइनली हे चॉल फ्री हो जाता है और भागा भागा किसी जगह जाता है। तभी वो चाइल्ड हेल्थ केयर एसोसिएशन में जाके एक गोंगजू नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। वहां की वर्कर्स बताती है कि वो लोग अपना कुछ काम कर रही थी और उसी बीच गोंगजू उनके नर्सिंग होम से कहीं भाग गई है जो अब मिल नहीं रही है। वो ये सुन के काफी ज्यादा टेंशन में होता है। इधर हेसोंग और जुंगवॉन जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं उन्हें एक लड़की दिखती है। वो उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलती है कि मेरा नाम एल्सा है। वो दोनों से बार बार पूछ रहे होते हैं कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, उसे कहाँ जाना है, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो बिल्कुल चुप होती है। तभी हेसोंग उसे ले जाकर कुछ खाना खिलाता है और फिर उसके बाद जब दोनों बाहर आ रहे होते हैं सामने से हे चॉल भी उस लड़की को देख के उसकी तरफ भाग के आता है, उसे गले लगाकर बोल लेता है कि मैंने सोचा था आज मैं तुझे खो दूंगा गोंगजू। तो ये वही लड़की है जिसको हे चॉल ढूंढ रहा था। हे चॉल की बातों से पता चलता है कि ये तो उसकी बेटी है। जुंगवॉन और हेसोंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि इसकी बेटी, ये कैसे। तभी हे चॉल हेसोंग को बताता है मुझे गोंगजू तब हुई थी जब मैं केवल 19 साल का था। इसकी माँ इसके होने के बाद इसको छोड़कर भाग गई और तब से मैं ही इसका ख्याल रख रहा हूँ। मेरे पास अभी इनफ पैसे नहीं है कि मैं गोंगजू को घर अपने साथ रखूँ, इसलिए मैं इसे नर्सिंग होम पे रखता हूँ। वहाँ पे इसकी अच्छी खासी केयर हो जाती है। हेसोंग ये सुन के काफी खुश होता है कि कम से कम उसके एक भाई की तो कोई ना कोई बेटी है और वो बोलता है कि तुझे गोंगजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। तभी हे चॉल उसे ले जाने रहता है तो तभी गोंगजू हेसोंग को अंकल बोलती है। हेसोंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। घर जाते वक्त जुंगवॉन भी हेसोंग को अंकल अंकल कह के चिढ़ा रही होती है कि अचानक से एक रिफ्लेक्शन आता है और हेसोंग के सीने में बहुत जोर का दर्द होने लग जाता है, इतना जोर के कि वो जमीन में गिर जाता है और दर्द से बहुत तड़पने लग जाता है। उसको सांस भी नहीं आ रही होती है। जुंगवॉन तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर इससे क्या हो रहा है और यहाँ पे हेसोंग की तकलीफ बस बढ़ती ही जा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। फिर दोनों जाके घर जा रहे होते हैं कि जुंगवॉन की मकान मालकिन दूसरे किराएदारों को किराया न देने के चक्कर में बहुत ज्यादा डांट रही होती है और जुंगवॉन ने भी जैसे उनका किराया नहीं दिया है वो बहुत घबरा जाती है अपने रूम पे जाने के लिए। तो वो उसे चुपचाप से अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और स्पैगेटी कुक करके उसे खिला रही होती है कि उसको गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो लोग कहीं पे छुपते हैं अंदर आ जाता है चा मिनजू। वो लोग खुद सरप्राइज होते हैं कि इस समय ये यहाँ पे क्या कर रहा है।
वो दोनों बहुत कोशिश कर रहे होते हैं छुपने की, एक दूसरे से बात ना करने की, धीरे धीरे सांस लेने की, और चा मिनजू को भी अभी तक का कोई भी कानो कान खबर नहीं होती। पर अचानक से जंगवॉन उनके सामने आ जाती है, ये सोच के कि कहीं अगर वो दोनों पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। चा मिनजू बहुत सरप्राइज हो जाता है उसे देख के कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो उससे पूछता है तो जंगवॉन बताती है कि मैं स्पैगेटी बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि मैं टेस्टी स्पैगेटी बना सकूं, इसलिए मैं वापस रेस्टोरेंट में आई थी। चामिन जो उसका ये झूठ मान लेता है, उसको साथ में बैठ के ड्रिंक करने को कहता है। जैसे ही वो वाइन पे रुक के जंगवॉन को वाइन देता है, वो फिर कुछ काम करने चले जाता है कि तभी वहाँ पे हैसोंग आके वो पूरी की पूरी ड्रिंक पी जाता है, ये कह के कि जंगवॉन तो उसके साथ बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करेगी, और वापस जाके छुप जाता है। दोबारा से चा मिनजू उसके लिए वाइन डालता है और फिर से खाने के लिए कुछ लेने चले जाता है, और दोबारा से हैसोंग आके उसकी पूरी की पूरी वाइन फिर से पी देता है। वो जंगवॉन से बोलता है कि तू अपने बॉस से बोल क्यों नहीं रही है कि तुझे घर जाना है। जंगवॉन कहती है जब तक का ये वाइन की बोतल खत्म नहीं होगी मैं घर नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि तब तक का मुझे बैठ के मेरे बॉस से बात करनी होगी। और यहाँ पे हैसोंग तो उसकी पूरी की पूरी वाइन की बोतल गटक जाता है और जाके फिर से छुप जाता है। दोबारा से चा मिनजू आता है और सारी की सारी ड्रिंक्स खत्म देखकर जंगवॉन से बोलता है कि तुम तो काफ़ी अच्छा पी लेती हो, तुम मुझे थोड़ी वियर्ड भी लग रही हो। जंगवॉन क्या ही करती, वो बस स्माइल कर रही होती है कि तभी चा मिनजू नाम लेता है हैसोंग का, और जब वो पलट के देखती है तो हैसोंग उसके सामने खड़ा होता है, और वो भी पूरा का पूरा टल्ली। जंगवॉन को मजबूरन चा मिनजू को सारी चीज़ें बतानी होती है कि कैसे उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो घर नहीं जा पाई और इसलिए उसे रेस्टोरेंट आना पड़ा, इसके साथ जिसको उसने अपना कज़न बताया है अपने बॉस को, और काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लग जाती है अपने बॉस से कि वो चोरी छुपे इस रेस्टोरेंट में घुसकर आ गई। पर हैसोंग की हालत काफ़ी ख़राब होती इतनी सारी वाइन पी के, और चा मिनजू उसे एडवाइस करता है कि वो उसे अपने घर लेकर जाएं। घर ले जाने के बाद वो उसे आराम करवा देता है, और जंगवॉन कहती है कि वो अपने दोस्त के घर रुक जाएगी। वो अपने दोस्त के घर रुकने के लिए चली जाती है, और यहाँ पे जब दूसरे दिन हैसोंग उठता है, वो वॉक करते हुए देखता है कि चा मिनजू ने एक फोटो फ्रेम उल्टा कर रखा है। जैसे ही वो फ्रेम सीधा कर देता है, उसको उस फोटो फ्रेम के किनारे पे एक ड्राइंग दिखाई देती है, जो ड्राइंग यूजुअली जंगवॉन बनाती है। वो चा मिनजू से जाकर पूछता है कि ये ड्राइंग आखिर तुम्हारे पास कैसे आई। ये ड्राइंग तो जंगवॉन बनाती है हर बारी जब भी वो सैड होती है। अब यहाँ पे चा मिनजू असली कहानी सुनाने लग जाता है कि वो जंगवॉन को रेस्टोरेंट से नहीं बल्कि रेस्टोरेंट से काफ़ी पहले जानता है। तो हम फ्लैशबैक पर जाते हैं। हुआ ये था कि जंगवॉन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और उसने चा मिनजू की कार को एक टैक्सी समझकर उस पर ड्रंक बैठ गई और ये बोला कि मुझे घर छोड़ दो। चा मिनजू का उसी दिन ये रेस्टोरेंट खुलना था और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था इस सारी चीज़ों को लेके। ये बात लगभग 3 साल पुरानी है। तभी ड्रंक जंगवॉन ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की कि चा मिनजू को काफ़ी अच्छा लगा और उसकी सारी की सारी नर्वसनेस चली गई। बाद में कार से उतरते वक्त उसने चा मिनजू को टैक्सी ड्राइवर समझ के पैसे भी पे किए और उन पैसों में ये ड्राइंग भी रखी हुई थी। और वो हैसोंग को बताता है कि तभी से जंगवॉन मुझे अच्छी लगने लगी। दूसरे ही दिन वो मेरे रेस्टोरेंट में एज अ असिस्टेंट काम करने आ गई। मुझे तो बहुत ही सरप्राइज फील हुआ कि कल ही हम मिले थे और आज ये मेरे रेस्टोरेंट में कैसे आ गई। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत मैजिकल लगी, पर जंगवॉन को मैं बिल्कुल याद नहीं था क्योंकि वो पिछली रात बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। बस तभी से मुझे जंगवॉन और अपने बीच में कुछ कनेक्शन फील होने लग गया। हैसोंग जलता तो ज़रूर है ये सुन के, पर वो कुछ जाहिर नहीं करता। दूसरे दिन हैसोंग जब अपनी बहन योंगिन को मिलने जाता है, क्योंकि अब उसके सारे भाई बहनों को पता चल चुका है कि वो वापस आ गया है और कि उसके साथ एक कुछ मैजिकल चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो अभी भी जवान दिखता है। पर जैसे ही वो उस मॉल पे घुसता है जहाँ पे उसकी बहन काम कर रही है, एक लड़की आके उसे बहुत हैंडसम बोल के उसके गाल पे किस करके वहाँ से भाग जाती है। हैसोंग बहुत ही घबरा जाता है कि ये इस दुनिया क्या हो रहा है, ये दुनिया इतनी मॉडर्न कैसे हो गई कि तुम कभी भी किसी को किस कर लेते हो। अपने आप को बड़ी मुश्किल से इस ट्रॉमा से संभाल कर वो जाता है अपनी बहन के पास और योंगिन कहती है कि वो उसका ऊपर इंतजार करे। जब वो इंतजार कर रहा होता है, योंगिन उसी सेम लड़की के साथ उसके पास आती है। हैसोंग उसे देख के घबरा जाता है कि ये तो वही लड़की थी जिसने मुझे अभी अभी किस किया, और तभी दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं। हैसोंग को तभी अपनी बचपन की एक याद आती है जब उसकी सबसे छोटी बहन सूजी उसे ऐसे ही किस किया करती थी। वो पूछता है कि क्या तू सूजी है, और दोनों और भी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। हैसोंग को पता चल जाता है कि ये दोनों ने मिलकर उस पर प्रैंक किया है और वो काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है।
तभी वो उनको बोलता है कि मैं अपने सारे भाई बहनों को तो मिल गया पर मैं योंगजुन से नहीं मिल पाया। योंगिन कहती है कि उसको मिलने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, पर हेसोंग यहाँ पे तो रुकने वाला है नहीं। वो दोबारा से हॉस्पिटल जाके अपने भाई से बात करने का ट्राई करता है, पर उसका भाई उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वो उसे बार बार कन्विंस कर रहा होता है कि तभी योंगजुन के मुंह से गुस्से में ये निकल जाता है कि तू हमारी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, तू तो हमारा रियल बड़ा भाई है भी नहीं। ये बात हेसोंग को बहुत चुभती है और वो बाहर आ जाता है। इसी पल यह आदमी जाकर देखता है कि उसके बेटे का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है, जो कि योंजुन ही ट्रीट कर रहा है उस पेशेंट को भी, कि इसका कोई रिलेटिव नहीं है, तो जब तक का कोई सर्जरी के फॉर्म पे साइन नहीं करेगा हम इसकी सर्जरी नहीं करवा सकते। उसका भाई ये भी बोलता है कि मैं भी साइन नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। इस आदमी को देख के बहुत बुरा लगता है कि वो खुद अपने बेटे को भी नहीं बचा पा रहा है। वो बहुत ही हताश होकर बहुत दुखी मन से बाहर जाता है और तभी हेसोंग उसे देखता है। वो हेसोंग को सारी चीज़ें बताता है। हेसोंग जाके अपने भाई से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो बस एक बार इस आदमी की हेल्प कर ले। योंगजुन बोलता है कि क्या वो तुम्हें पागल समझ रहा है, मतलब उतने बूढ़े आदमी का इतना जवान बाप कैसे हो सकता है। हेसोंग तभी बोलता है कि यह आदमी बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे भी मैं जवान वापस आया वैसे ये भी मरने के बाद जवान होकर वापस आया है। पर योंगजुन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो यहाँ तक कि ये कह देता है कि मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, तुम मुझसे हॉस्पिटल में आके मिलना बंद करो, उसे अवॉइड करके चला जाता है। हेसोंग बहुत दुखी होता है कि वो इस आदमी की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया। वो फिर भी योंगजू को रोक के बोलता है कि अच्छा तुम नहीं चाहते ना मैं तुमसे दोबारा मिलूं या इस हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आऊं, तो अगर तुम इस आदमी की हेल्प करोगे तो मैं कभी भी तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने नहीं आऊंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और ये बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे भाई भी हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ अजनबियों की तरह बिहेव करूंगा। पर फिर भी योंगजू वहाँ से उसको इग्नोर करके चले ही जाता है और वो आदमी भी काफ़ी हताश हो जाता है। हेसोंग घर जाके अब जल्द से जल्द जुंगवॉन से ये बात शेयर करके अच्छा फील करना चाहता है। वो उसे कॉल करता है पर जुनवॉन्ग उसकी कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो तो चामिन जू के साथ कुकिंग कर रही होती है। चामिन जू उसे टेक्निक्स बता रहा होता है कि वो कैसे एक अच्छी कुक बन सकती है और वो उसके साथ कुकिंग लेसन्स लेके काफ़ी इंजॉय भी कर रही होती है। जब हेसोंग वहाँ पहुँचता है तो जुंगवॉन उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकलती हुई दिखती है, पर साथ ही पीछे से चामिन जू भी उसके साथ बाहर निकलता हुआ दिखता है। हेसोंग को ये देख के बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। हेसोंग काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है और काफ़ी बदतमीजी से बात करता है चामिन जू से भी, और साथ ही जुंगवॉन से भी नाराज़ होकर वहाँ से चले जाता है। जुंगवॉन को समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा बिहेव क्यों कर रही है और वो भी उससे नाराज़ हो जाती है। हेसोंग अपने दोस्त के घर जाकर सोने चले जाता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि वो आदमी योंगजू से काफ़ी ज़्यादा थैंक यू बोल रहा है और बहुत आभार फील कर रहा है। पता चलता है कि योंगजू ने फाइनली उस आदमी के बेटे की सर्जरी कर दी है और अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। तभी वो आदमी योंगजुन को बार बार थैंक यू बोल रहा होता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने बेटे से बात करना चाहता है। वो बोलता है कि मैं तेरा पापा हूँ, मैं मर गया था जब तू केवल 19 साल का था और उसके बाद ना जाने तुझे क्या क्या सहन करना पड़ा होगा, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने बचपन में ही तुझे अकेला छोड़ दिया था। इतने में नर्स आके उस आदमी को ले जाती है क्योंकि वो एक पेशेंट है और वो इस तरह से उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पर हम देख सकते हैं कि उसके बेटे की आंखों से आंसू निकल रहा होता है। वो भले ही मूव नहीं कर पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा, पर वो ज़रूर सुन पा रहा है और फील कर पा रहा है कि उसके पापा उसके आसपास ही हैं। और वो अपनी आंखें भी खोलता है, साथ ही वो उसे डैड कह के भी पुकारता है। वो आदमी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो भाग कर जाता है हेसोंग के पास, उसे थैंक यू बोलता है और कस के गले लगा लेता है। बोलता है कि आज तेरे और तेरे भाई की वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। तेरा भाई भले ही कैसा भी दिखाए खुद को, पर वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुझे भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये आदमी तो इमोशनल होके बस रोने ही लग जाता है। हेसोंग भी बहुत खुश होता है कि उसके भाई ने फाइनली उसकी हेल्प की है। वो उसे थैंक यू बोलने जाता है पर उसका भाई उसे साफ साफ इग्नोर कर देता है क्योंकि हेसोंग ने तो उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उस आदमी की हेल्प करेगा तो हेसोंग उसे कम्प्लीटली भूल जाएगा। हेसोंग को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके सारे भाई बहनों में से योंगजुन उसको बहुत अच्छा लगता था और अब योंगजुन ही उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो तो ये तक बोल रहा है कि तू उसका रियल भाई नहीं है। हेसोंग अब जल्द से जल्द जुंगवॉन से बात करना चाहता है ताकि वो थोड़ा ठीक फील करे।
वो उसे कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता है, तो वो वॉइस मेल छोड़ देता है। पर जुंगवॉन के साथ तो यहाँ अलग ही ट्रेजेडी चल रही होती है। जुंगवॉन के रेस्टोरेंट का हेड शेफ बोलता है कि आज जुंगवॉन हम सबके लिए लंच बनाएगी। दरअसल ये केवल एक लंच नहीं है, जबकि ये एक टेस्ट की तरह है। अगर जुंगवॉन इस टेस्ट में पास हो गई तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा, और अगर फेल हो गई तो काफी टाइम तक का उसे फिर से एक असिस्टेंट बन के ही रहना पड़ेगा। जुंगवॉन घबराई हुई तो जरूर है, पर वो कॉन्फिडेंट से सबके लिए लंच कुक करती है। चामिनजू भी उस लंच को टेस्ट करता है और बाकी सारे लोग भी उसके लंच को टेस्ट करते हैं। अब आती है वोटिंग की बारी, और वहाँ पे जुंगवॉन नहीं होती है। वो एक रूम पे बैठ के काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। वोटिंग करने के बाद उसे बाहर बुलाया जाता है तो पता चलता है कि उसके अगेंस्ट ज्यादा वोट आए हैं, मतलब वो ये टेस्ट फेल कर चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, पर फिर भी अपने फेस पे स्माइल लाकर बोलती है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं, पर उसका हेड शेफ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो उसके कान पे फुसफुसा के बोलने लग जाता है कि तुम एक अच्छी शेफ नहीं बन सकती, तो ट्राई करना बंद करो। तुम्हारी वजह से, केवल और केवल तुम्हारी वजह से इस रेस्टोरेंट के टैलेंटेड जूनियर भी प्रमोशन नहीं पा रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने जैसा उनका करियर खराब ना करो, तो तुम जल्द से जल्द इस रेस्टोरेंट को छोड़ के चले जाओ। ये बात जुंगवॉन को बहुत ही बुरी लगती है और वो काफी सैड होती है। बाद में जाके जब वो लॉकर के पास देखती है, उसको हेसोंग का वॉइस मेल मिलता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर जाती है अपने दुखी मन से, वहाँ पे हेसोंग भी आ जाता है। वो हेसोंग को सारी चीजें बताती है और बोलती है कि जैसे तुम शेफ बनना चाहते थे बचपन में, वैसे ही मैं शेफ बन के तुम्हारा ड्रीम पूरा करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी मौत का कारण कुछ ना कुछ तो मेरा भी है, पर आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाई। जुंगवॉन उसे गले लग के रोने लगती है। तभी हेसोंग कहता है कि कोई बात नहीं, आगे और चांसेस मिलेंगे और तब अच्छा कर लेना। इतने में चामिनजू भी बाहर आ जाता है और उन्हें हक करता हुआ देख लेता है। वो आगे आकर बोलता है कि मुझे जुंगवॉन से कुछ वर्क रिलेटेड बात करनी थी, पर अब जैसे कि तुम्हारा कजिन यहाँ आया है, तुम उसके साथ घर चली जाओ। हेसोंग बोलता है कि आप दोनों बात कर लीजिए, मैं घर चले जाता हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। चामिनजू से बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसको दिल पे मत रहना, जीत और हार तो लगी रहती है। साथ ही मुझे मेरे एक जूनियर के बारे में पता है जो कि पहले बहुत बुरा कुक हुआ करता था, पर अब उसका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो चलो हम उसके रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते हैं और साथ ही मैं उसे तुमसे मिलाऊंगा भी, वो तुम्हें कुछ टिप्स देगा। पर जुंगवॉन टाइम स्पेंड करना चाहती है हेसोंग के साथ, और वो साफ साफ इनकार कर देती है अपने बॉस को और सॉरी बोल के भागती हुई जाती है हेसोंग के पास। दोनों बैठ के काफी सारी बातें करते हैं। हेसोंग उसे बताता है कि आज क्या क्या चीजें हुई और कैसे योंगजू ने उसे इतना भला बुरा कहा। जुंगवॉन भी अपने दिन की बातें उससे शेयर करती है कि वो बहुत दुखी है कि वो फेल हो गई है। वो हेसोंग का सर सहलाते हुए बोलती है कि इन सारी चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया है इन सारे भाई बहनों को पालने में, तो तुम्हें दुखी फील नहीं करना चाहिए। और दोनों में काफी ज्यादा इंटीमेट और क्लोज मोमेंट आ जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे होते हैं कि मानो उन्हें स्कूल के डेज याद आ रहे हैं। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है।